हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि मैं 3D यूनियन के पक्ष में ज़्यादा क्यों नहीं बोलती हूँ, किसी भी गाइडेंस में 3D यूनियन को ज़्यादा महत्व क्यों नहीं देती हूँ। क्योंकि 3D यूनियन के नाम पे ही कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत सिखाया जाता है। आपकी डिज़ायर्स चेजिंग्स का खूब फ़ायदा उठाया जाता है और ये रीयूनियन का लालच ही होता है, ग्रीड होती है, ऑब्जेशन होता है, अति कामना होती है कि आप गलत चैनल से जुड़ जाते हैं। और अगर मैं आप सबको अवेयर करूँ, समझाऊँ कि क्या गाइडेंस सही है, क्या नहीं सुनना है इनर वर्क के दौरान, किस तरह के चैनल्स को फॉलो नहीं करना है, क्या सुनने से आपकी एनर्जी लो हो सकती है। अगर मैं अलर्ट करती हूँ तो कईयों को लगता है कि मैं आलोचना ज़्यादा करती हूँ और गाइडेंस कम देती हूँ। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, बट एक रेस्पॉन्सिबल हीलर जो होता है, कोच होता है, वो इतनी मेहनत करके आपके लिए गाइडेंस लेके आता है तो उसकी गाइडेंस पे पानी ना फिरे, उसकी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो वो आपको अलर्ट भी करता है, आपको सतर्क रहने के लिए भी कहेगा। अब जैसे कई चैनल्स पे कहा जाता है कि जब तक 3D यूनियन नहीं हो जाता तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है ट्विन फ्लेम्स को। अगर ऐसा होता तो डिवाइन किसी भी डीएम की मैरिज कार्मिक से होने ही क्यों देते, या मैरिड ट्विन फ्लेम्स को मिलाया ही क्यों जाता। आफ्टर मैरिज भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, लेट एजेस में मिलते हैं, आफ्टर 40 भी मिलते हैं। कई तो एक दूसरे के द्वारा अवेकनिंग करवाई ही क्यों जाती, डिवाइन क्यों उनको लेट जो उनकी एजेस होती है तब भी उनको मिलाते हैं। अगर 3D दोनों काउंटर पार्ट के 3D यूनियन के बाद ही उनको मोक्ष मिलना है तो दोनों को फिर सिंगल ही रखा जाता, ताकि जब तक दोनों का इनर वर्क ना हो जाए, उनकी कामिक साइकिल पूरी ना हो जाए, लेसन्स पूरे ना हो जाए, तब सिर्फ दोनों की ही मैरिज करवाए डिवाइन। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है जर्नी में। और मोक्ष कोई साधारण सी अवस्था नहीं है कि आसानी से प्राप्त हो जाए। इतनी जल्दी मोक्ष पाना भी, प्राप्त करना भी, उस अवस्था में आना भी इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर जितनी भी लो एनर्जीज, करप्ट पैटर्न्स, कंडीशनिंग, ट्रॉमास, बहुत कुछ सप्रेस होता है, कई जन्मों का होता है। और ये सब हमारी एस्ट्रल बॉडी में यानी सूक्ष्म शरीर में दबा होता है। जो आपने कई सारी गाइडेंस वीडियोस देखी होंगी एस्ट्रल बॉडी क्लींजिंग के लिए, कि कैसे क्लींस किया जाता है। एस्ट्रल बॉडी का क्लींस होना भी ज़रूरी है। जैसे ही हमारे शरीर की मृत्यु होती है, ये सब लो एनर्जीज़, पैटर्न्स, ट्रॉमास, कंडीशनिंग, मेमोरीज सब सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी के साथ ही जाते हैं। और मोक्ष तब प्राप्त होता है जब सूक्ष्म शरीर में कुछ भी दबा ना हो, सप्रेस ना हो। तभी सूक्ष्म शरीर उस सुप्रीम पावर में, डिवाइन में, सोर्स में मर्ज होता है। वास्तव में मोक्ष तब है जब एस्ट्रल बॉडी भी ना रहे। जैसे नदी समुद्र में जाके गिर जाती है तो वो नदी दिखती नहीं है, डिसअपियर हो जाती है, मर्ज हो जाती है समुद्र के साथ। ठीक वैसे ही सूक्ष्म शरीर में हमारे विचार, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, अनुभव, ज्ञान सब संग्रहित रहते हैं। हमारे जो बंधन होते हैं सब संग्रहित रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। ये सब एक बीज के रूप में हमारा सूक्ष्म शरीर ही है। हमारा सूक्ष्म शरीर बना ही किससे है? इन सब से बना है। इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा नया जन्म मिलता है।
जन्म मृत्यु की यात्रा चलती रहती है। लेकिन जब सारे विचार नष्ट हो जाते हैं, वासनाएं क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, इच्छाएं विलीन हो जाएं, कुछ डिज़ायर ही ना रहे, भीतर कुछ भी शेष ना रह जाए, कुछ भी सप्रेस ना रहे, फिर उस मनुष्य का सूक्ष्म शरीर भी परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर उस मनुष्य का जन्म नहीं होता है, फिर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर जब परमात्मा में विलीन होता है, उस अनंत में मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, उससे मोक्ष कहा जाता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही नहीं है, कुछ आप सप्रेस रहा ही नहीं सूक्ष्म शरीर में, तो फिर नया जन्म भी किस आधार पे होगा? जब मनुष्य की कोई इच्छाएं नहीं है, उसका कर्म ही ना रहे। सूक्ष्म शरीर में जब आपका सारा जो कार्मिक अकाउंट है क्लियर हो जाता है, आपके कर्माज ही नहीं बचते हैं, तो फिर कोई आधार ही नहीं बचता नए जन्म का। सूक्ष्म शरीर ही कारण बनता है नए जन्मों का। मोक्ष हमारे भीतर की शांत अवस्था को कहा जाता है, जहाँ कुछ भी सप्रेस नहीं होता है। और जिन ट्विन फ्लेम्स का 3D यूनियन हो चुका है, मतलब अक्सर कई ट्विन जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं या जिनका भी शुद्धिकरण चल रहा है, 4D में हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स अभी, जब वो 3D यूनियन के फीडबैक्स देखते हैं या ऐसा कभी कभी वो सोचते हैं कि जिनका रीयूनियन हो चुका है 3D में, शायद उनका कोई कार्मा बचा नहीं है, शायद उन्हें कोई डिज़ायर नहीं है, मेटेरियलिज्म नहीं है, या उन ट्विन फ्लेम्स की पूरी क्लिनजिंग हो चुकी है, इसलिए तब जाके रीयूनियन हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रीयूनियन होता है जब DM DF की जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो जाती है, दोनों सेम एनर्जीज़ पे होते हैं, तब जाके रीयूनियन होता है। और जिनका 3D यूनियन हो चुका है बट डिज़ायर्स मटेरियलिज्म में, तब भी वो होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स तब भी रहती हैं, थोड़ा अटैचमेंट तब भी रहता है उनमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीयूनियन हो गया तो उनको मोक्ष मिल चुका है, ऐसा नहीं है। जब तुम प्रेम करते हो, साधारण प्रेम जिसे 3D यूनियन भी कहते हैं, तो तुम अपने सुख की फ़िक्र कर रहे हो, फिज़िकली खुद को सिक्योर करते हो कि ख्याल कौन रखेगा, जिएंगे किसके साथ। तब जितने भी 3D में लोग होते हैं जो मैरिजेस करते हैं, जो साधारण प्रेम करते हैं, संसारी प्रेम करते हैं, प्रेमी का उपयोग कर रहे होते हैं साधन की तरह। साधारण प्रेम में भक्ति नहीं होती है, भक्ति समर्पण है। एक भक्त जब समर्पण करता है तो भगवान के लिए जीता है, क्योंकि साधारण प्रेम में मोह रहता है। मोह में पकड़ने की इच्छा बनी रहती है कि हम किसी को सालों साल बांध के रखें, बंधन में रखें, कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। हर वक्त ये फियर रहता है। मोह, जिसमें भी अटैचमेंट होगा उसको यही डर रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इसलिए बोला जाता है कि ऑब्सेशन को रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिव मत रहिए, चेजिंग छोड़ दीजिए। वो चेजिंग आप किस कारण कर रहे हो? आपके अंदर वो अटैचमेंट की एनर्जी है, वो कॉर्ड है, इसलिए आप सोचते रहते हो अरे ये व्यक्ति चला जाएगा, डर बना रहता है, ये कहीं चला ना जाए किसी और के पास, मेरा क्या होगा। क्योंकि उस मनपसंद व्यक्ति से कुछ पाना होता है। एक चेज़र में भी स्वार्थ छिपा होता है। उसको वो जिसके लिए फील कर रहा होता है, जिससे उसका अटैचमेंट होता है, उसको लगता है कि नहीं बहुत वो प्यार करता है किसी से, पर वो अटैचमेंट होता है। और एक चेज़र का भी जब तक उसका इनर वर्क स्टार्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, उसको कुछ पाना होता है सामने वाले से। पर समर्पण जब कोई करता है, समर्पण में कोई इच्छा नहीं बचती है। समर्पण की स्टेज ही ऐसी होती है, वो अवस्था ही ऐसी होती है। मेरे चैनल के थ्रू जो गाइडेंस पहुंचाई जा रही है
उसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी गाइडेंस सुनी हो। अब परसों ही किसी का कमेंट था कि राधा कृष्ण का प्रेम और कुछ नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब आप सोचिए, जिनकी मेंटलिटी इतनी गिरी हुई है वो कैसे समझेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी को, गाइडेंस उन्हें कैसे समझ आएगी। किसी भी मतलब 3D माइंड के लिए आसान नहीं है। 3D माइंड कभी इस जर्नी को समझ नहीं पाएगा। वो मजाक ही उड़ाएंगे जर्नी का, कुछ ना कुछ वो करेंगे ऐसे ही कमेंट आके। अफेयर एक इंसान तब करता है जब उसका स्वार्थ छुपा हो। अफेयर लोग लस्ट के लिए, पैसे के लिए, इमोशनल नीड्स के लिए भी करते हैं। तो राधा कृष्ण का प्रेम अफेयर कैसे हो गया? उनके प्रेम में स्वार्थ कभी था ही नहीं। अफेयर्स 3D प्लेन में होते हैं जहाँ जेलसी होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शंस होते हैं और उसी को लोग प्रेम का नाम दे देते हैं। अगर वास्तव में कोई प्रेम में होता है तो जेलसी उसमें आ ही नहीं सकती है। जो भी व्यक्ति प्रेम में होता है, उस लव की एनर्जी में होता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, उसमें ईर्ष्या बचती ही नहीं है। इसलिए हमेशा फियर बना रहता है 3D में कि मेरा पर्सन किसी और के पास ना चला जाए। फियर के कारण ही आप दूसरे पर जो नियम हैं, भावनाएं हैं, सब थोप डालते हो। भले दूसरे व्यक्ति के मन में आपके लिए सेम फीलिंग्स ना हो, पर जहाँ फीलिंग्स थोपी जाती हैं, किसी को कंट्रोल किया जाता है, वो व्यक्ति पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, दूर भागेगा, ब्लॉक कर देगा। क्यों DF को ये शिकायत होती है कि जो उनका काउंटर पार्ट है, उन्होंने उनको 2 साल से 5 साल 10 सालों से ब्लॉक कर रखा है या ऑन ऑफ रहता है। तो किस कारण होता है? मीन्स वो कहीं ना कहीं उन पे थोप रही है अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल करना चाहती हैं। ज़बरदस्ती जर्नी को समझाने की कोशिश करेंगी सामने वाले को कि हम ये जर्नी में हैं, मैं DF हूँ, आप DM हो। कोई नीड नहीं है। सामने वाला पर्सन अभी तक अवेकन ही नहीं हुआ है। वो लॉजिकल है, वो प्रैक्टिकल है, एक्सट्रीम मैस्कुलिन एनर्जी में है। वो नहीं समझेगा कि आप क्या जर्नी की बात कर रहे हो। और जब ऐसी सिचुएशंस होती है ऑन ऑफ वाली, और या तो सामने वाला कंप्लीट ब्लॉक कर देता है, वो भागने की कोशिश करता है, इससे कहते हैं 2 व्यक्तियों में एनर्जेटिक डिफरेंस होना। एक पीछे पड़ा रहता है तो दूसरे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। और ये रनिंग चेजिंग सिर्फ 3D में होती है, 5D में नहीं। 5D जब भी ये टर्म आए 5D, आप समझ जाइए कि कॉस्मिक मैरिज की बात हो रही है। यह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 5D मैरिज क्या होती है, जब इनर DM DF मर्जिंग होती है, ईड़ा पिंगला मर्ज हो जाती हैं, आपके अंदर ही आपके DM की मर्जिंग होती है। तो वही एक्चुअल यूनिवर्स में क्या है, उसी को मैरिज कहा जाता है। वही स्थायी होती है, वही मैरिज जो होती है स्थायी होती है। 3D वाली स्थायी नहीं है। 3D वाली तो हमारी जब मृत्यु होती है तो वो 3D मैरिज भी ख़त्म हो जाती है। 3D में भी ये रनिंग चेजिंग, लो एनर्जीज़ और रीयूनियन की ज़िद की वजह से होती है। कई सालों तक DF चेज़ ही करती रहती है। तो वो क्या होती है, पकड़ने की ज़िद होती है। सामने वाले को फिज़िकली अपना बनाना है किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रीयूनियन की ज़िद होती है। जो प्रेम में और रीयूनियन की ज़िद कौन पकड़ के बैठता है? चेजिंग एनर्जी क्यों नहीं छूटती है? क्योंकि प्रेम वो समझना ही नहीं चाहती प्रेम होता क्या है। इसलिए 3D यूनियन पर से आपका ध्यान हटाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए 3D यूनियन पे बहुत ज़्यादा मैं गाइडेंस लेके नहीं आती, या मैं उस टर्मिनोलॉजी का बार बार इस्तेमाल नहीं करती, यूज़ नहीं करती हूँ। अब एक DF ने कल ही एक्सपीरियंस शेयर किया कि DM से मिलने के बाद जब कोई
शादी की बात करता था कहीं और शादी के लिए उनकी फैमिली में, तो वो घबरा जाती थी, एंग्जाइटी रहती थी। मतलब जो एंग्जाइटी और फियर के अटैक्स होते हैं, और ये कई बार हुआ है उसके साथ। मतलब उसके फियर को ट्रिगर मिल रहा था। जब हमें पता नहीं होता ना कि हमारे अंदर फियर दबा हुआ है, जब तक हमें ट्रिगर नहीं मिलता है ना, तो हम अपनी लो एनर्जीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, हमें वो दिखती नहीं है। पर वो ट्रिगर्स इसलिए ही मिलते ताकि हम पहचान पाएँ। तो जब जब उनकी मैरिज की बात छिड़ती थी, शादी की बात छिड़ती थी, तो उनको एंग्जाइटी अटैक होता था, फियर होता था, घबरा जाती थी। एंड जैसे ही उन डीएफ का इनर यूनियन हुआ, फिर यही हुआ, कहीं और शादी की बात चल रही है, पर बाद में कोई घबराहट चिंता नहीं रही। बाद में वो एंग्जाइटी अटैक्स उनको बंद हो गए, उनको वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं। भले ही उनकी मैरिजेस की बात चल रही है, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं है उन पे। ये उन्होंने शेयर किया। तो ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। अंदर फियर था, उस फियर को भी तब पहचान पाई जब सोल शॉक मिला। तो आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं, टेस्ट पे टेस्ट लिए जाएंगे जब तक आप अपने दबे हुए जो लो एनर्जीज़ है, जो सप्रेस्ड आपके इमोशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, आप उनको पहचान नहीं लेते, रिलीज़ नहीं कर लेते इनर वर्क के थ्रू, तब तक वो टेस्ट यूनिवर्स लेती रहती है। वरना इतना मेडिटेशन करके भी वो फियर रिलीज़ नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैं कई महीनों से इनर वर्क कर रही थी, अपना मेडिटेशन कर रही थी, वो भी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि कभी मन किया तो किया, नहीं किया, सिस्टमेटिक अपना मेडिटेशन कर रही थी। बट गलती क्या हो रही थी मुझसे, ये जो हमारा फियर होता है ना, हमारी एनर्जीज़ होती हैं ना कहीं कंडीशनिंग से जुड़ी होती हैं। हमारा जो फियर होता है कंडीशनिंग से जुड़ा होता है। अटैचमेंट, लस्ट, डिज़ायर, सारी एनर्जीज़ होती है कंडीशनिंग से जुड़ी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना। एनर्जीज़ वैसे ही रिलीज़ नहीं हो जाती है, पहले अपने थॉट पैटर्न को एनालाइज करना होता है, देखना पड़ता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल किन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। प्रेम के नाम पे जो उटपटांग बातें आपने सीखी है समाज से, फिल्मों से, उसे चेंज कीजिए। जो आप फिल्मों में देखते रहते हैं कि हीरो हीरोइन जिस तरह का प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम, उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी का तो मतलब 1% भी प्रेम नहीं बताते हैं, वो बस फेक है। मूवीज़ में तो सारा सब कुछ 3D के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो 3D की ही होती है। तो मूवीज़ तो देखना ही बंद कर दीजिए, उनको कॉपी करना, फॉलो करना बंद कर दीजिए, ताकि आपकी कंडीशनिंग चेंज हो। जब तक डीएम एनर्जेटिकली तैयार नहीं हो जाते हैं आपके साथ एक कनेक्शन में आने के लिए, तब तक 3D पर से फोकस हटा दीजिए। जो ज़िद है 3D यूनियन की, वो हटा दीजिए। खुद को, अपने आप को जितना भी एनर्जेटिकली आप ऊपर उठा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, हाई वाइब्रेशनल में रह सकते हैं एनर्जी में, उतना रहिए। ये भी फिक्र मत कीजिए, सोचते रहते, चिंता करते रहते कि डीएम की अवेकनिंग कब होगी। 1 साल, 2 साल, सालों साल निकलते जा रहे हैं, ऐसे तो लेट हो जाएगा। तो जब सरेंडर की स्टेज आती है ना, तो व्यक्ति को फिक्र नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है। सरेंडर मीन्स सरेंडर, डिवाइन पे ट्रस्ट है तो है। कब होगी, कैसे होगी, ये आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। और ये भी डर नहीं रहता है कि होगी भी कि नहीं होगी, डाउट नहीं रहता है सरेंडर में कि अरे शायद कुछ हुआ ही नहीं इस बर्थ में, अगर रियूनियन हुआ ही नहीं तो, ये भी नहीं रहता है सरेंडर स्टेज में। क्योंकि तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि जब तक आप चेस कर रहे थे किसी एक व्यक्ति के पीछे, अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे थे, सोच रहे थे, तो आप कितना मतलब थका हुआ सा महसूस करते थे, रेस्टलेस होते थे,
बीमार बीमार सा महसूस करते थे। और जब आपने चेजिंग छोड़ दी है, आप इनर वर्क पे फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप डिवाइन को टाइम दे रहे हो, डिवाइन को याद कर रहे हो, यूनिवर्स से बातें कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ अपनी हर फीलिंग्स को आपके अंदर जो भी है सब यूनिवर्स के साथ शेयर करते हो, तो आप कितना हाई वाइब में रहते हो, तब आपको वो गेम समझ में आ जाता है कि हाँ, जो भी हो रहा है एनर्जीज़ के कारण हो रहा है सब। अगर आप हायर एनर्जी से जुड़े रहेंगे तभी आप खुद हाई वाइब्रेशन में रह पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कंसेप्ट्स लाए जाते हैं उनको सुनने से पहले थोड़ा उनको एनालाइज कीजिए। कई सारे चैनल से उनको गाइडेंस समझ में नहीं आती है क्या लानी है, तो वो कुछ भी आलतू फालतू सा कंसेप्ट लेके आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3D यूनियन नहीं होगा या 3D यूनियन मोक्ष के लिए 3D यूनियन कंपलसरी है, होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जर्नी में। ऐसे ही अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, डाउट्स शेयर कीजिए, अपनी जर्नी के कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उन पर गाइडेंस ला सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस यहीं तक थी। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।